हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस। क्लास 6 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि पदार्थों का पृथक्करण। तो इसी चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करेंगे। जो भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था उसे एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो बच्चों, आइए बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो हमारा चैप्टर चल रहा था पदार्थों का पृथक्करण। अब जैसे कि आप जानते हैं, ये चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। तो काफी सारे विधियों के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था कि पृथक्करण की क्या क्या और कौन कौन सी अलग अलग विधियां होती हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था बच्चों कि पृथक्करण होता क्या है, ठीक, क्यों किया जाता है, ठीक है, होता क्या है और क्यों किया जाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। फिर हमने पढ़ा था बच्चों कि हमारे जो शुद्ध पदार्थ हैं वो क्या होते हैं। तो जो पदार्थ एक ही तरह के पार्टिकल से बने हुए होते हैं उन्हें शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। और जो एक से अधिक पार्टिकल से बनेंगे वो तो शुद्ध पदार्थ रहेंगे ही नहीं, है ना। कोई पदार्थ है तो वो एक ही तरह के पार्टिकल से बना है तो वो शुद्ध ही होगा, लेकिन जो एक से अधिक पार्टिकल से बना है वो शुद्ध पदार्थ नहीं होगा। ठीक? फिर हमने अशुद्ध पदार्थ की बात की थी, यानी कि जो एक से अधिक तरह के पार्टिकल यानी कि कणों से बने हुए होते हैं, जिसमें एक से अधिक तरह के कण मिले हुए होते हैं, तो वो क्या होंगे, हमारे अशुद्ध पदार्थ होंगे। फिर बात की थी बच्चों हमने अशुद्धियों की, यानी कि इम्प्योरिटीज की। अब ये इम्प्योरिटीज यानी कि अशुद्धियां क्या होती हैं, जो किसी पदार्थ को अशुद्ध बनाती हैं वही अशुद्धियां होती हैं, है ना। अगर हमारे पास दो गिलास में क्या है, पानी है, और एक गिलास में साफ पानी है और एक गिलास में अशुद्ध पानी है ना। एक गिलास में शुद्ध है और एक गिलास में अशुद्ध है। तो ऐसा क्यों? जिस गिलास में साफ पानी है यानी कि शुद्ध पानी है तो उस पर क्या होगा, किसी भी प्रकार की अशुद्धियां नहीं होंगी। और जो पानी कैसा है, अशुद्ध है, वो अशुद्ध क्यों है? क्योंकि है तो दोनों ही पानी। वो अशुद्ध इसीलिए है क्योंकि उसमें क्या मिली हुई है, अशुद्धियां मिली हुई है। ठीक, तो अशुद्धियां वही होती हैं जो किसी शुद्ध पदार्थ को अशुद्ध बना देती हैं। चलिए, फिर बात की थी बच्चों हमने होमोजीनस मिक्सचर यानी कि समांगी मिश्रण के बारे में। अब समांगी मिश्रण क्या होते हैं हम डिटेल में इसको डिस्कस कर चुके हैं। फिर बात करी हमने विषमांगी मिश्रण की, यानी कि हेट्रोजिनस मिक्सचर की। अब ये समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण दोनों क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। और कई बार हमने इसको डिस्कस किया, जितनी बार हमने चैप्टर पढ़ा उतनी बार हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया। अब आगे बढ़ते हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन, यानी कि पृथक्करण की जो अलग अलग विधियां होती हैं वो क्या क्या होती हैं। तो कुछ विधियों के एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन, लोडिंग, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, चर्निंग, या हम इसे सेंट्रिफिकेशन भी कहते हैं। तो ये बहुत सारे, इसके अलावा और भी कई सारे मेथड्स होते हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पदार्थों को पृथक कर सकते हैं और करते हैं। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले हस्तचयन के बारे में हम पढ़ चुके थे। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर जो अशुद्धियां होती हैं वो कैसे होती हैं, वो बहुत कम होती हैं और ऐसी होती हैं कि हम उसे हाथ से ही चयन करके क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। ठीक है, तो यही क्या होता है, हमारे लिए सुविधाजनक होता है। अब इसको हम अलग कोई मेथड यूज नहीं करेंगे, तो ये भी हमारा क्या है, एक अच्छा मेथड है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अशुद्धियों को अलग कर सकते हैं आसानी से अपने हाथों से चयन करके। ठीक, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो, इमेज में सेम चीज ही हमें दिख रही है, कैसे जो है व्यक्ति जो है अपने हाथों से अनाज से, अन्न से, है ना, अनाज के जो दाने हैं उनसे, या दाल के जो दाने हैं, अलग अलग ग्रेन्स हैं, उनसे कैसे जो है अशुद्धियों को, जो कंकड़ पत्थर होंगे उनको, या उसके अलावा और भी कोई अशुद्धियां होंगी उनको कैसे अलग कर रहे हैं। तो यही हमारी हैंड पिकिंग या हस्त चयन की विधि होती है बच्चों। अब बात करते हैं थ्रेसिंग।
अब थ्रेसिंग की विधि क्या है, इमेज से इसको समझते हैं। थ्रेसिंग में जब फसल की कटाई की जाती है ना, जो हमारा फसल है उसकी जब हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई की जाती है, उसके बाद जब वो सूख जाता है, कटाई करने के बाद उसमें अब बहुत सारे क्या होते हैं, अन्न के ग्रेन्स होते हैं, दाने होते हैं। अब इनको हाथ से चयन करके एक एक दाने को निकालना तो इम्पॉसिबल है। अगर हम हाथ से चयन करके एक एक डंठल से एक एक दाना निकाल करके अलग अलग करेंगे तो हमारा कितना समय लग जाएगा, है ना। और हम पूरे अनाज से इन मतलब पूरे जितने भी डंठल हैं उनसे ये अलग अलग कर भी नहीं पाएंगे और टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक, तो इसीलिए जो थ्रेसिंग की विधि है इसका उपयोग किया जाता है। बेसिकली ये जो विधि है इसमें हो क्या रहा है, इसमें जो अनाज का जो डंठल है उसकी क्या बनाए जा रही है, गट्ठर बनाए जा रहे हैं छोटे छोटे। ठीक, गट्ठर बनाए जा रहे हैं, मतलब काफी सारों को इकट्ठा करके जो है गट्ठर बनाया जा रहा है। और इस तरीके से ये जो लकड़ी क्या, ये जो जाली वाला, जाली की तरह ये जो लकड़ी है इसके ऊपर क्या करा जाता है, इसको पीटा जाता है या पटका जाता है। अब पटकने से क्या होता है कि वो जो अनाज के दाने होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे पूरे गिर जाते हैं। उस वो जो डंठल है डंठल से अलग हो जाते हैं। ठीक है, नीचे गिर जाते हैं। तो अब डंठल डंठल अलग हो जाता है और अनाज के दाने अलग हो जाते हैं। ठीक, तो ये भी एक मेथड है किसका, पृथक्करण का, यानी कि सेपरेशन का। सिंपल। चलिए तो देख लीजिए ध्यान से किस प्रकार से ये किया जा रहा है। या हम यहाँ पर कुछ इमेजेस की बात करें तो इन इमेज में भी हम अच्छे से देख पा रहे हैं किस तरीके से ये लकड़ी का बीच में बड़ा सा क्या रखा हुआ है, टुकड़ा रखा हुआ है। और इस पर जो है अनाज के डंठल को, अनाज के डंठल की जो एक गट्ठर है उसको कैसे इस पर पटका जा रहा है। और अनाज इससे क्या होता है, अनाज इससे जो स्ट्रॉ है यानी कि डंठल है उससे अनाज क्या होता है, एक एक करके निकल जाता है, अलग निकल जाता है और डंठल डंठल अलग बच जाता है। ठीक, तो इस मेथड को जो किसान, हमारे जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, इस मेथड को यूज करते हैं अनाज से, जो डंठल है डंठलों से अनाज को अलग करने के लिए। हालांकि अब जो पहले जो है ये पहले जो है ये इस तरीके से ही किया जाता था, हम कह सकते हैं ये एक ट्रेडिशनल मेथड है। अभी भी कई जगहों पर इस तरीके से किया जाता है, लेकिन अब जो है अलग अलग मशीन्स भी आ गई हैं इस प्रक्रिया के लिए। तो मशीन्स डायरेक्टली क्या करती हैं, खेत से ही सीधा जब वो अनाज की हार्वेस्टिंग करती हैं तो उसी समय जो ग्रेन्स है उनको अलग कर लेती हैं। ठीक, तो मशीन से या हम कह सकते हैं बुलक से भी क्या किया जाता है, ये थ्रेसिंग की प्रक्रिया की जाती है, जो विधि है की जाती है। चलिए, तो थ्रेसिंग तो आप समझ गए होंगे अच्छे से, एक बार इसे देख लीजिए बच्चों, फिर आगे जो भी हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करके जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए, फिर अगली प्रक्रिया है विनोइंग। अब विनोइंग में क्या किया जाता है बच्चों, अभी तक हमने कौन सी प्रोसेस पढ़ी, थ्रेसिंग की प्रोसेस पढ़ी। तो थ्रेसिंग में क्या किया जा रहा था, थ्रेसिंग में जो अनाज का जो डंठल है उससे अनाज को अलग किया जा रहा था। सिंपल, थ्रेसिंग की तो प्रोसेस हो गई। अब थ्रेसिंग के बाद वो जो अनाज है उसको जो अलग कर दिया गया डंठल से, अब क्या किया जा रहा है, अब उस अनाज को विनोइंग की प्रक्रिया द्वारा और ज्यादा उसको साफ किया जा रहा है, यानी कि और अगर कुछ उसमें इम्प्योरिटीज थी, अशुद्धियां थी, उन्हें अलग किया जा रहा है। जैसे कि थ्रेसिंग के बाद बच्चों जब हमने उसे पटका तो वो जो अनाज के दाने अलग किए। ठीक, लेकिन सिर्फ अनाज के दाने तो अलग नहीं हुए होंगे, वो जो डंठल था उसके छोटे छोटे टुकड़े भी गए होंगे, थोड़ा बहुत धूल के कण, थोड़ा बहुत भूसा और भी बहुत सारी अशुद्धियां इसमें होती हैं। तो उन अशुद्धियों को कैसे हटाया जाता है, इस विनोइंग की प्रक्रिया से। अब विनोइंग की प्रक्रिया में क्या होता है, किसी सूप में या किसी भी कंटेनर में क्या लिया जाता है, जो भी हमारा अनाज है, ग्रेन है, उसे लिया जाता है। फिर उसे थोड़ा ऊंची हाइट से नीचे की तरफ धीरे धीरे डाला जाता है, जैसे कि हम इस इमेज में देख पा रहे हैं, इसी तरीके से डाला जाता है। तो ऐसे डालने से क्या होता है कि हवा के माध्यम से या वायु के माध्यम से
जो भी इसमें इम्प्योरिटीज हैं, अशुद्धियां हैं, वो क्या हो जाती हैं, किनारे की तरफ चली जाती हैं और अनाज एक जगह में इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पर हमें जो है काफी सारी इम्प्योरिटीज, जैसे कि जो छानने वैसे इम्प्योरिटीज होती हैं जिन्हें हम वैसे नहीं छान सकते, हस्त चयन की प्रक्रिया से या फिर थ्रेसिंग की प्रक्रिया से उन अशुद्धियों को इस तरीके से छान करके अलग किया जाता है और ग्रेन्स को अलग किया जाता है। ठीक जैसे कि इमेज में देख पा रहे हो। और इस तरीके से भी जैसे कि यहाँ पर ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है और जितनी अशुद्धियां होंगी वो हवा से क्या हो जाएंगी, किनारे हो जाएंगी और जो अनाज है वो बीच में इसका एक ढेर लग जाएगा। तो जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो बच्चों, अब ये जो प्रोसेस है इसको हम नेचुरल विंड से भी कर सकते हैं, यानी कि जो हमारी प्राकृतिक हवा है या प्राकृतिक वायु है जिसे हम कहते हैं, उससे तो ये कर ही सकते हैं। इसके अलावा हम ब्लो एयर का उपयोग भी कर सकते हैं। ठीक, तो ब्लो एयर के उपयोग से भी ये किया जाता है। चलिए, तो ये भी क्या है, एक इजी मेथड हम इसे कह सकते हैं अशुद्धियों को अलग करने की। तो जो हस्क पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अच्छा जो अशुद्धियां होती हैं इसमें, जैसे कि हम भूसे की बात करें या छोटे छोटे जो डंठल है उसके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, भूसा होता है, वो सब क्या होते हैं, हल्के होते हैं। और ये जो अनाज का दाना होता है ये कैसा होता है, इनके मुकाबले हैवी होता है, यानी कि भारी होता है। इसीलिए अनाज का दाना हवा से नहीं उड़ जाता है ना। ऐसे भी तो हो सकता था कि अनाज का दाना भी हवा से अशुद्धियों की तरफ गिर जाए, तो ऐसा नहीं होता क्योंकि अनाज का दाना क्या होता है, थोड़ा हैवी होता है इम्प्योरिटीज के कंपैरिजन में। तो वो दाना जो हैवी है वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं, एक ढेर लगा लेते हैं, और इम्प्योरिटीज हल्की हैं वो दूर क्या होती हैं, वह हवा से उड़ जाती हैं। ठीक, या हवा से किनारे हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, पृथक हो जाती हैं। ठीक, चलिए तो इसे एक बार देख लीजिए बच्चों। आगे प्रक्रिया है सीविंग। अब इसके बाद क्या किया जाता है, सीविंग की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सीविंग की प्रक्रिया यानी कि छलनी से छान करके क्या किया जाता है, जो इम्प्योरिटीज हैं वो ऊपर रह जाती हैं और जो हमारा शुद्ध, तो जो इम्प्योरिटीज हैं वो ऊपर रह जाती हैं और नीचे हमें हमारा जो भी हमारा पदार्थ था वो नीचे मिल जाता है। ठीक, तो जैसे आपने घरों में देखा होगा कि कैसे छन्नी की मदद से आटे को साफ किया जाता है, तो आटा आटा तो नीचे आ जाता है, ऊपर जो भूसा है या इसमें कोई उसमें कोई और अगर अशुद्धि है तो वो ऊपर रह जाती है, आटा नीचे आ जाता है। तो ये छन्नी जो है तो क्या सिर्फ एक ही तरह की होती है, नहीं, हम इसके जो ये साइज है, छन्नी का जो साइज है उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जिससे हम अलग अलग तरह के जो भी हमारे क्या होते हैं, मिश्रण होते हैं, उनको छानने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए, तो ये बात थी सीविंग की, जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख पा रहे होंगे। तो ये इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इसको छान लेते हैं। ठीक, तो जैसे कि हमने अभी कहा कि अलग अलग तरह की छन्नियाँ हम डिजाइन कर सकते हैं या करवा सकते हैं, जिसमें हम लार्जर पोर्स कर सकते हैं, यानी कि जो उसमें छेद होता है उसको बड़ा कर सकते हैं, जिससे कि बड़े बड़े पार्टिकल्स नीचे आ जाएं और जो जो ज्यादा बड़े हैं वो क्या हो जाएं, ऊपर ही रह जाएं। तो इस तरीके से हम इसका उपयोग करते हैं बच्चों। उसके बाद मैग्नेटिक सेपरेशन की अगर हम बात करें, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर कोई मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेट तो आप जानते हैं चुंबक, ठीक है, तो चुंबक की मदद से कैसे सेपरेट किया जाता है, अगर हमारे पास लोहे का क्या है, बुरादा है, भूसा है, या छोटे छोटे क्या है, फिलिंग जिसे हम कहते हैं आयरन फिलिंग, ठीक है, और वो सल्फर में मिली हुई है, तो उसे कैसे पृथक किया जाएगा, हम उसे मैग्नेट की मदद से क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। तो मैग्नेट को हम क्या लेके जाएंगे, जो मिश्रण है, जो मिक्सचर है सल्फर का और आयरन फिलिंग का, उसके पास लेकर के जाएंगे। तो जो आयरन नेल्स होती हैं या आयरन फिलिंग है वो अट्रैक्ट होती हैं मैग्नेट से, तो वो मैग्नेट पर जाकर के चिपक जाती हैं और सल्फर सल्फर अलग बच जाता है। तो इस तरीके से हम उन दोनों को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं बच्चों। फिर बात की थी हमने सेडिमेंटेशन की, किस प्रकार सेडिमेंटेशन की प्रोसेस से हम क्या करते हैं,
सेपरेशन करते हैं। फिर डिकैंटेशन, डिकैंटेशन सेडिमेंटेशन थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, लेकिन दोनों ही डिफरेंट प्रोसेस हैं। अब डिकैंटेशन में क्या होता है, डिकैंटेशन में दो क्या है, मिक्सिबल लिक्विड है, यानी कि डिकैंटेशन में क्या है, दो इमिसिबल लिक्विड है। इमिसिबल लिक्विड यानी कि जो आपस में नहीं घुलते, जैसे कि ऑयल और वाटर है, और इमिसिबल लिक्विड तो है, ठीक। अब मिसिबल लिक्विड क्या होता है बच्चों, मिसिबल लिक्विड यानी कि जो आपस में अच्छे से घुले हुए होते हैं। जैसे हम बात करें विनेगर और पानी की, तो ये आपस में अच्छे से घुले हुए होते हैं, तो इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते डिकैंटेशन की प्रोसेस से, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर ऑयल और वाटर का एक मिक्सचर है, तो इसे जो है डिकैंटेशन की प्रोसेस से सेपरेट किया जा सकता है। हालांकि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो कि हमने डिस्कस कर लिए थे। अब आगे अगला टॉपिक है हमारा कोएगुलेशन, यानी कि लोडिंग भी जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पर भी सेम हम क्या करते हैं, अशुद्धियों को क्या करते हैं, इससे पृथक करते हैं। कैसे, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या लिया है, डर्टी वाटर लिया, इसमें कई सारी अशुद्धियां। अब ये अशुद्धियां जो है, इनके जो पार्टिकल्स हैं, इनके जो कण है, बहुत ज्यादा छोटे हैं, जिसकी वजह से हम इसको क्या नहीं कर पा रहे, सेपरेट नहीं कर पा रहे ना शुद्धियों को। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक केमिकल डाल देते हैं। अब केमिकल के डालने से क्या होता है, अब वो केमिकल क्या करता है, इसकी जितने भी क्या है अशुद्धियां हैं उनको अपने पर चिपका देता है और नीचे की तरफ बैठ जाता है, ठीक है। चिपका करके नीचे की तरफ सेटल हो जाता है, ठीक। अब सारी अशुद्धियां तो उस पर चिपक गए, वो नीचे की तरफ सेटल हो गया, तो इससे हम पानी को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, अशुद्धियां अलग हो जाएंगी, ठीक। तो ये मेथड भी हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो केमिकल जिसको हमने यूज किया था, जिस पर अशुद्धियां चिपक गई थी, वो क्या है, एलम है, ठीक है। तो एलम का हमने यहाँ पर यूज किया है बच्चों। ये भी हमने पढ़ लिया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। फिर बात आती है फिल्ट्रेशन की। फिल्ट्रेशन को भी हमने अच्छे से पढ़ा था, समझा था कि क्या फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, कैसे कैसे हम फिल्ट्रेशन की प्रोसेस करते हैं। जैसे कि सुबह जब हम चाय बनाते हैं तो अपने घरों में तो ये प्रोसेस हम करते ही हैं डेली, है ना। चाय को क्या करते हैं, छन्नी की मदद से छान लेते हैं, तो जो ऊपर जो पार्टिकल्स होता है वो क्या बच जाता है हमारा, उसे क्या कहा जाता है, चाय पत्ती जो होती है उसे क्या कहेंगे हम, रेजिड्यू। और नीचे जो चाय आ गई उसे क्या कहेंगे, फिल्ट्रेट कहेंगे, ठीक। अब ये छन्नी जो है बच्चों, तो आपको ध्यान आ रहा होगा छन्नी को के बारे में हमने सेम सीविंग की प्रक्रिया में भी पढ़ा था। तो सीविंग की प्रक्रिया में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, लेकिन सीविंग की प्रक्रिया में दोनों पार्टिकल्स जो हमने लिए थे वो लिक्विड फॉर्म में नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक लिक्विड में है और जो रेजिड्यू है वो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक। तो सॉलिड और लिक्विड को हम अलग कर रहे हैं, जबकि सीविंग की प्रक्रिया में दोनों ही सॉलिड पार्टिकल्स थे, लेकिन दोनों के सिर्फ पार्टिकल के साइज में डिफरेंस था। वहां पर कुछ पार्टिकल के साइज छोटे थे और कुछ के साइज बड़े थे। तो जिन पार्टिकल के साइज छोटा था वो पार्टिकल नीचे आ गए थे, और जिनके साइज बड़ा था वो ऊपर ही रह गए थे। इस तरीके से वहां पर सेपरेशन हो रहा था, जबकि यहाँ पर सेपरेशन ऐसे नहीं हो रहा। यहाँ पर एक पार्टिकल, एक क्या है, लिक्विड है, और एक क्या है, सॉलिड है। तो जो सॉलिड पार्टिकल है वो ऊपर रेजिड्यू के रूप में बच जा रहा है, और जो लिक्विड पार्टिकल है वो नीचे आ जा रहा है, ठीक। सिंपल सिंपल सी फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया। फिर बच्चों हमने पढ़ा वाष्पीकरण के बारे में, इवेपोरेशन के बारे में। अब वाष्पीकरण क्या होता है, अब हमने जैसे कि जाना कि ये क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है, यानी कि यहाँ पर होल प्रोसेस कैसे हो रही है, यहाँ पर होल प्रोसेस कैसे हो रही थी बच्चों, जो सरफेस पे जो वाटर के मॉलिक्यूल थे वो हीट एब्जॉर्ब करके सराउंडिंग से, या अगर डायरेक्टली हीट इनमें पड़ रही है, अगर धूप में रखे गए हैं तो हीट एब्जॉर्ब करके वो मॉलिक्यूल क्या हो जा रहे थे, इवेपोरेट हो जा रहे थे। फिर नीचे वाले मॉलिक्यूल उस सरफेस पर आ रहे थे, फिर वो इवेपोरेट हो जा रहे थे। अभी जो वाष्पीकरण का जो फिनोमेना है वो यूज कहाँ पर आता है, पृथक्करण में। कहाँ पर यूज आएगा, जो सॉल्ट और वाटर होता है, यानी कि जो हमारा समुद्र का पानी होता है, नमकीन होता है, तो उसमें से नमक को अलग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर इमेज आप देखेंगे अभी, इस तरीके की इमेज है, तो ये समुद्र के किनारे इस तरीके से क्या बने हुए हैं, ये इस तरीके से ये बने हुए हैं यहाँ पर अलग अलग, ठीक। तो इनमें पानी भरा जा रहा है, यहाँ पर हीट आएगी, तो हीट हीट की वजह से क्या होगा, वो जो ऊपर का जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाएगा, नीचे नीचे सॉल्ट बच जाएगा बच्चों, ठीक। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। आज के लेक्चर में हमने पृथक्करण की अलग अलग विधियों के बारे में पढ़ा, उन्हें रिवाइज किया, डिटेल में थोड़ा सा उनको डिस्कस किया। बाकी का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।